बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं महविश मुमताज बेग। नाजरीन, आज बात करेंगे सबसे पहले महंगाई की वजह से आवाम कहीं पर सर पकड़ कर बैठ गए हैं तो कहीं पर जो है वो इश्तियाल में आकर एहतजाज कर रहे हैं, कहीं पे मायूस नजर आ रहे हैं नाजरीन, तो कहीं पर हुकूमत को बद्दुआएं देने में मगन है। अब महंगाई में होशरुबा इजाफे से आवाम परेशान है एक जानिब, तो दूसरी तरफ नाजरीन हुकूमत से ये मामलात संभाले नहीं संभल रहे हैं। बगैर महंगाई पर काबू पाने के चक्कर में आज की तारीख में नाजरीन पाकिस्तान में महंगाई की शरह 28% से भी ज़्यादा हो गई है। आवाम जो है वो मुसलसल वो एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं, रिलीफ के हवाले से बात कर रहे हैं कि हुकूमत इतना बोझ जो है वो गरीब आवाम के ऊपर ना डालें। काइंडली जो है कुछ मेहरबानियाँ, कुछ नवाजिशें हम पर भी की जाएं, कुछ मेहरबानियाँ हमें भी अनायत की जाएं तो फिर बहुत बड़ी नवाजिश होगी। आवाम का ये मुतालबा है। दूसरी जानिब नाजरीन हुकूमती इक़दामात की बात करें तो हुकूमत की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ और चीनी और डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है और जिसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी नजर आ रहे हैं, देखा जा रहा है। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक दुकानें मगरिब के बाद बंद कर दी जाएंगी ताकि बिजली जो है वो सेव कर लिया जाए। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक का टाइम पीरियड जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और जिससे रोजाना 1500 मेगावाट बिजली जो है वो बचाई जा सकेगी। वजीर तवानाई का कहना है कि फिलहाल तो कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता बिजली के हवाले से, लेकिन बिजली चोरी से सालाना तकरीबन 600 अरब के जो नुकसानात हो रहे हैं उसको जो है वो काबू में जरूर किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट नाजरीन कि क्या क्रैकडाउन या क्या ऐसे ऑपरेशंस करके बिजली सस्ती हो सकती है? क्या आवाम को रिलीफ मिल सकता है? क्या आवाम की जो मुतालबात हैं वो पूरे हो सकते हैं? आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन बात होगी इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन नाज़रीन 90 रोज़ में आइन का तकाजा है जिसको सियासी जमातें अपने अपने जो है प्रोस्पेक्टिव के तहत बात करते हुए भी नज़र आए, अपने इंटरेस्ट के तहत भी बात करते हुए नज़र आए। अब नाज़रीन वक्त उस पे पहुंच चुका है कि सियासी जमातें आमने सामने नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी और JIU जो है वो भी आमने सामने आपस में उलझ पड़े हैं। 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि हल्का बंदियां करें या बाकी फंड्स की बात करें, दीगर इंतजामात करें, बट इलेक्शन जो है वो वक्त पे करवाएं। नून लीग जो है वो आराम से इस वक्त के भाई देखा जाएगा, इलेक्शन का वक्त आएगा, इलेक्शन हो जाएंगे, इतनी भी कोई जो है वो एहतजाजी मुजाहरा का वो करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स हैं नाज़रीन। अब सवाल ये है कि इलेक्शन से कौन भाग रहे हैं, या फिर अगर हम PTI की बात करें तो PTI का इलेक्शन में क्या मुस्तकबिल होगा? आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अवामी मुतालबात, हुकूमती इक़दामात और इलेक्शन के इंतजामात। मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन आज के प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट्स। पहले हमें ज्वाइन किया है राजा शाहिद साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा राजा यावर कमाल साहब ने PTI की जानिब से, और फलक नाज खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले नाज़रीन स्टार्ट लेते हैं यहाँ पर राजा यावर साहब से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब पहले तो अगर हम बात कर लें महंगाई की तो बेटर रहेगा। क्या कहते हैं महंगाई के अभी जो एक लहर है वो तो जो है डिक्रीज होने के बजाय उसमें इंक्रीमेंट ही हो रही है, अवामी मुतालबात भी आ रहे हैं, बट ये हुकूमत क्या कर रही है, क्या लगता है आपको? जी मौजूदा सूरत हाल देखें, महंगाई की सूरत हाल आप सबके सामने है कि महंगाई इस वक्त पीक पे है। आम आदमी का जीना जो है वो मुश्किल नहीं तकरीबन नामुमकिन हो गया है और इसके लिए किसी भी गवर्नमेंट में ये विजन नहीं था। जो भी गवर्नमेंट जिस भी दौर में रही कि आने वाले सालों में पाकिस्तान में सुपर एनर्जी क्राइसिस होगा, जिसकी वजह से सारे क्राइसिस जो हैं वो एक पहाड़ की तरह सामने खड़े होंगे और उसके लिए किसी ने भी कोई खातिर काम नहीं किया। आप देखें कि 3-4 दिन पहले आर्मी चीफ की मुलाकात होती है बिजनेस कम्युनिटी के साथ, और बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात के जो असरात हैं वो ये हैं कि आपका 3-4 दिनों में डॉलर भी नीचे आता है, आपके स्टॉक्स बेहतर हो जाते हैं और फिर बिजली चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो क्या ये कोई रॉकेट साइंस थी? ये किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ये विजन नहीं था कि वो अपने दौर में ये सब तो वो बिल्कुल वो वाले काम है जो आज 2023 में एक मजाक है। ये तो 20-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे। अब जब
एनर्जी क्राइसिस है और आपने इंट्रो में भी बोला कि गवर्नमेंट कह रही है कि बिजली मजीद महंगी होगी, बिजली सस्ती करना उनके इख्तियार में नहीं है। लेकिन एक चीज तो हर गवर्नमेंट के इख्तियार में थी कि 15 साल से कमोबेश 15 साल से ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस था। साबिक़ा हुकूमतों ने बड़े जालिमाना मुआहदे किए IPPs के साथ, चाहे आप बिजली ले रहे हैं नहीं ले रहे, आप उनको पेमेंट करने पे मजबूर हैं। अब तक बिजली है नहीं, तो क्यों नहीं ये मुमकिन था कि कोई भी गवर्नमेंट होती, खा नून थी, खा PDM थी, खा PTI थी, कि आप सोलर एनर्जी पे शिफ्ट करते डोमेस्टिक लोगों को, और वो इतनी महंगी है उसको आप जो फजूल कामों में आप सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे कि मेट्रो ट्रेन है, जैसे कि मेट्रो बस है, वो नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का बेशुमार पैसा जा रहा है, जबकि ये पैसा आप सब्सिडाइज किसी और चीज में दे सकते थे, लाइक सोलर में दे सकते थे। आप बैंक्स को इन्वॉल्व करते, आप बैंक्स को कहते बिला सूद इंस्टॉलमेंट्स पे आम डोमेस्टिक लोगों को आप डोमेस्टिक कनेक्शंस के लिए सोलर पैनल देते, ताकि आपके लोग सोलर पे शिफ्ट होते और आपके पास वाफिर एनर्जी होती और लोग अफोर्ड कर सकते। ये कोई तरीका नहीं है कि आप इनकी किस्तें करने की बात कर रहे हैं, आप बिजली के ऊपर टैक्स ले रहे हैं और हर उस शख्स से टैक्स ले रहे हैं जो बिजली का बिल अदा कर रहा है। तो ये बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है किसी भी मामले का जो इकोनॉमिक। तो यावर साहब, और जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। आप देख लें कि जो भी गवर्नमेंट में आता है, आप बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। 2018 में इलेक्शंस हुए, 2018 में पार्लियामेंट माज़ वजूद में आई, सूबाई हुकूमतें बनी। 2018 के तमाम कैबिनेट मेंबर्स के, तमाम पार्लियामेंटेरियंस के असासे उठा के देख लें। 2022-23 में जब गवर्नमेंट जाती है तो उस वक्त उन असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, तो आपको बड़ी आराम से पता लग जाएगा कि कौन लूटता रहा, कौन किसने इस मुल्क को दीमक की तरह खाया, सही, जिसका खुमियाजा जो है वो आज 22 करोड़ आवाम भुगत रहे। वो डैम पे तो काम चल गया, वो बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है। पाशा डैम उसी जगह पे रुक गया। एनर्जी जो चाइना के साथ उसकी मुज़ाकरात हुई थी, सीपेक का ये उसने हिस्सा करार दिया था कि भाई हम एनर्जी ये बिजली का बहरान हल करेंगे एनर्जी सोलर सिस्टम से। वो प्रोजेक्ट फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, उसके बाद मुस्लिम लीग की हुकूमत या PTI की हुकूमत आई, वो प्रोजेक्ट उधर ही रुक गया जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने जहाँ तक पहुंचाया था। दूसरी बात ये कि महंगाई करे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की करे तो एक फेक फिगर हमें बता दी जाती थी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ज्यादा शो करने के लिए इंपोर्ट को इतना किया और ज्यादा कर दिया और एक्सपोर्ट बहुत कम हो गए थे। तो इसी वजह से डॉलर हमारे मुल्क से बाहर चले गया। आज हमारे मुल्क में डॉलर नहीं है तो ग्रासिस तो आए, डॉलर महंगा होगा तो पेट्रोल भी महंगा होगा, सब चीजें महंगी होगी। तो ये जो यू टर्न गवर्नमेंट थी, जो इमरान खान की खारिजा पॉलिसी थी, वो नाकाम थी। सीपेक बंद हो गया, करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात खराब। फलक साहब, कोई हमसे फलक साहब तैयार नहीं था। ठीक है, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक कर लेती हूँ। चलें, आप कहते हैं इत्तेफाक करते हैं, मुझे बताएं, चलें बेड़ा गर्क किया PTI की जमात ने, आज वो जिस हाल में है वो भी सबके सामने ही है। 16 माह में आप लोग आए थे ठीक करने सिस्टम को, आप लोग एनर्जी क्राइसिस खत्म करने आए थे, आप लोग ही जो है वो मौशियत संभालने के लिए आए थे, आप लोग महंगाई के काबू में करने के लिए आए थे। आप लोगों ने क्या किया और आज क्या सूरत हाल है? पिछले 15-16 महीनों की आप बात कर रही है ना? एग्जैक्टली के साथ होता तो देखिए, वो जो थी जो IMF के साथ इमरान खान ने साइन किया था, उसने कहा था कि मैं बिजली महंगी करूंगा, ये टैक्स लगाऊंगा, वो चीजें करूंगा, पेट्रोल यहाँ तक पहुंचाऊंगा। तो PTM तो गवाए तो उसके तो हाथ बंधे हुए थे। तो फिर आप लोग आए क्यों थे? फलक साहब, मुझे ये बात समझ नहीं आती। एक जानिब आप लोग, एक मेरी सुन लीजिएगा, पहले सवाल सुन लें। एक जानिब आप लोग कहते हैं कि भाई हम मामला ठीक करने आए थे, फिर जब आप आ जाते हैं आप लोग कहते हैं कि भाई तमाम जो है वो मामला PTI ने खराब कर दिए थे। जब आप लोगों से नहीं संभलनी थी हुकूमत या फिर रियासत के मामला नहीं देखे जाने थे, फिर आए क्यों? किसने दावत दी आप लोगों को? उसी तरफ आ रहा हूँ।
बात ये है कि पीटीएम ने और पीपल्स पार्टी ने जो शामिल जमातें थी, उसने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। उसको पता था कि ये गवर्नमेंट हम लेंगे तो हमसे वोट भी जाएगा, अवाम भी हमसे नाराज होंगे, लेकिन उस वक्त आपका मुल्क ग्रे लिस्ट में था, आपका मुल्क श्रीलंका बनने वाला था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीएम की और चेयरमैन बिलावल साहब की खारिज पॉलिसी थी कि आज मुल्क बच गया, से आप निकल गए। पीटीआई ने तो वो कुछ छोड़े नहीं था। अब तो आज से 15 महीने 16 महीने पहले पाकिस्तान दिवालिया डिक्लेयर होने वाला था। ये तो इस मुल्क को बचाने के लिए महंगाई ये कम भी हो जाएगी, मईशत भी बेहतर हो जाएगा। महंगाई कम हो गई है? बात सुने जी, जब अगर आपका मुल्क 15 महीने पहले खत्म हुआ, दिवालिया डिक्लेयर हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर ये सब कुछ नहीं था। ये पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी देकर जी के गया हमसे, वो उसको ये पता था कि महंगाई आएगी, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मुल्क को बचाए, महंगाई भी आएगी, रोजगार भी आएगा, सब कुछ आएगा। दूसरी बात, हमारी गवर्नमेंट में हमें ऐसे मतलब फ्री हैंड नहीं मिला था जिस तरह पीटीआई को मिला था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी मिले उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। जब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा फ्री हैंड दिया जाए, जैसे 96 में पीएमएल को दिया गया था या 18 में उस पीटीआई को दिया गया था, तो इंशाल्लाह मुल्क देखेगा। अभी आप देखें पाकिस्तान पीपल्स, ये मुल्क जो चल रहा है, जो मईशत चल रही है, जो आपके फॉरेन आ रहे हैं, फंडिंग आ रही है रिजर्व में, या जो मुल्क डिफेंस में, आप उठा के देखिए सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ठीक है, मैं जानी वापस आऊंगी। ठीक है पलक साहब, इसकी तरफ वापस आते हैं। ठीक है, राजा शाहिद साहब ने भी नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है, बेहतरीन तज्ज़ियेगार हैं। तो शाहिद साहब, आपके एनालिसिस चाहिए होंगी। मामलात वापस वही एक जो ट्रेंड सेट हुआ है, जो सियासी बयानात होते हैं कि भाई मामलात तो पिछली जमात ने ख़राब किया है, हम तो ठीक करने आए थे, अब टाइम हमें इतना नहीं मिल पाया कि हम मामलात को सुधार सके। अब दोबारा आएंगे तो आप देखिएगा पाकिस्तान की तकदीर कैसे चमकाते हैं और अवाम को कैसे रिलीफ देते हैं। ये है सियासी बयान। अब मुझे चाहिए इस पे आपका तज्जिया। शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं 1988 से साफल से वाबस्ता हूँ और मैंने तकरीबन तमाम अदवार अपनी आंखों से देखे हैं और उसको रिपोर्ट भी किया है। ये जो हमारे यहाँ एक ब्लेम गेम चलती है कि ये आया और इसने महंगाई कर दी, वो आया उसने, हर हुकूमत, जाने वाली हुकूमत जो पिछली हुकूमत को अपनी नाकामियों का उनके सर पे डालती है, कोई खुद काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें 1994 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में ये आईपीपीस के साथ मुआहदे हुए। उस वक्त पाकिस्तान में बिजली का कोई बहुत बड़ा क्राइसिस मौजूद नहीं था, लेकिन ये उनके साथ डॉलरों में और उनके साथ एक मुआहदा किया गया। उसके बाद वो तो फॉरेन कंपनियां थी जिनके साथ मुआहदा किया। फिर मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दौर में लोकल कंपनियों के साथ मुआहदे हुए और उनके साथ में वही मुआहदे हुए जो बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ किए गए। हमारे यहाँ कोई कोशिश नहीं की जाती, कोई भी सियासी पार्टी आके कोई ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं होती कि मुल्क को कोई तरक्की दे। वो अपने किक बैक्स के लिए, अपने बैंक बैलेंस बनाने के लिए और फॉरेन एक्सचेंज में अपने अकाउंट्स बनाने के लिए ये सारी चीजें करती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का इतना बड़ा तूफान आ रहा है और आ चुका है, उसमें बड़ा जो मेजर रोल है वो है पेट्रोल और बिजली। अगर बिजली और पेट्रोल की कीमतों पे कंट्रोल किया जाए तो ये महंगाई खुद नीचे आ जाएगी। जहां तक पेट्रोल का इस वक्त मामला है, वो हर रोज उसको ऊपर लिया जा रहा होता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर कीमत कम भी हो तब भी यहाँ बढ़ती है। और यहाँ पे अगर उसके अलावा बिजली के जो प्रोजेक्ट्स आज तक, ये मेरे दोनों दोस्त भाई जो है वो उस पे एक पीपल्स पार्टी से तल्लक है और दूसरे पीटीआई से, ये अपनी गवर्नमेंट की सिर्फ ये करके बताते हैं कि उन्होंने कितने मेगावाट बिजली ग्रिड में शामिल की है। अगर आप वो रेंटल पावर पे आप चलेंगे, आपने सोलर एनर्जी, आपने विंड एनर्जी, आपने हाइड्रो एनर्जी पे कोई काम नहीं किया। उसके अलावा आप देख लें अभी आज फिर बिजली जो है वो
दौर पे तकरीबन महंगी करने का ऐलान किया गया है। तो क्या अवाम पे ये रोजाना बम गिराए जाएंगे? कभी बिजली का बम, कभी गैस का बम और कभी पेट्रोल का बम। और बल्कि आजकल जो हमारे निगरान वजीर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तवानाई के, वो कह रहे थे कि हम गैस को भी महंगी करेंगे। इस कौम को क्यों मारने के लिए तैयार बैठे हैं? और जिस तरह लोगों के अंदर एक लावा पक रहा है, मैं समझता हूँ कि ये फिर एक बड़े इनकलाब की तरफ चला जाएगा जो इन हुकूमतों से संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो चीनी की स्मगलिंग, क्या चीनी की स्मगलिंग बॉर्डरों से होती है? क्या चीनी की स्मगलिंग कोई हवाई जहाजों से तो नहीं हो रही, बॉर्डरों से हो रही होती है। तो ये बॉर्डरों पे कौन लोग हैं जो ड्यूटियां दे रहे होते हैं? और इसमें मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, गवर्नर, इसी तरह बलूचिस्तान के गवर्नर और वजीर आला और वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के मिली भगत के बगैर एक दाना चीनी का भी उधर नहीं जा सकता। इसी तरह खाद का एक बड़ा बुरान आने वाला है मुल्क में, क्योंकि ये खाद भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो बाहर स्मगल हो रही है। मेरी सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान से ये गुजारिश है, ब्लेम गेम के बजाय ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करें कि इस मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनका कोई भला हो जाए, उनके लिए आप कोशिश करें। अब जहाँ तक एनर्जीज का ये आप एक बात कर रही थी कि दुकानें, पहली बात तो ये है कि दुकानदार तो दुकान खोल लेगा। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ जो आवाम है वो कितने बजे बाजारों को जाती है? हमारे यहाँ अब तो ये रवाज हो गया है कि 12 बजे से पहले तो कोई घर से निकलता ही नहीं है। सही। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत को ऐसा प्लान करें कि जिससे एनर्जी भी पे काबू पाया जा सके जो इस वक्त, और लोगों के लिए मसाइल भी पैदा न हो। तो शाहिद साहब, आप क्या देख रहे हैं कि कुछ करीब है वो वक्त जब आवाम को रिलीफ मिलेगा, या जो आपने इनकलाब की बात की है, तो क्या इनकलाब का पहला मरहला इलेक्शन है? जी देखिए, इंतखाब हमारे आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाब होना बहुत जरूरी है। सही। क्योंकि अगर मुल्क के अंदर कोई क्राइसिस आ गया तो उसमें जो सियासी हुकूमतें होती हैं, कितनी भी बुरी सियासी हुकूमत हो, वही इस मुल्क के निजाम को संभाल सकती है। कोई डिक्टेटरशिप, कोई निगरान, कोई ये टेक्नोक्रेट, इनकी तरबियत नहीं है कि सियासी लोगों को डील करना। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास। उसके अलावा जो ये क्राइसिस उसी वक्त ही दूर हो सकता है जब लोग अपना शऊर अपने ज़मीर के मुताबिक अपने मामलात को निपटाएंगे तो ये मामलात खुद हल होंगे। अभी तक हम खुद तैयार नहीं है कि इन लोगों से और इन सिस्टम से कैसे अपनी जान छुड़ाएं। ठीक है, यावर साहब ये फरमाइएगा, जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, आपने तो बारहा मेरे प्रोग्राम में कहा है कि इलेक्शन तो हम भी बारहा कहते आए हैं कि भाई वक्त पर करवाए जाए, 90 दिन का टाइम पीरियड होता है, आइन का तकाजा है, इलेक्शन क्यों नहीं वक्त पर होते, ये नहीं हो पा रहे अभी इस वक्त? मैं पहले थोड़ी सी ये वजाहत कर दूं। शायद सर ने फरमाया, मुझे उन्होंने पीटीआई का, यावर साहब पीटीआई का टैग लगा हुआ है आपके ऊपर ना, आप कैसे उसको आप दूर करेंगे बार बार? नहीं, वो फरमा रहे हैं क्योंकि मेरे से पीटीआई की जाती की, मैंने पीटीआई को तब छोड़ा था जब पीटीआई पीक पे थी। सही। 9 मई वाले वाकयात के बाद की बात नहीं है ये। ठीक। एक बात पूरी होगी। ठीक। दूसरी बात, मैं अपने भाई के साथ एहतराम जो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान यहाँ बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने किया क्या है, ये शायद सब सही फरमा रहे हैं। मैं तो ब्लेम गेम को छोड़े, जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, अभी लास्ट गवर्नमेंट में तो पीडीएम इकट्ठी थी, ये कहते कि सारा कुछ हमने कर दिया। अगर सारा कुछ इन्होंने कर दिया था तो ये जो 2 दिन पहले पाकिस्तान की कराची की तो जो हमारा फाइनेंशियल हब है वो सारे इकट्ठे हुए, तो वो सारे तो पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के खिलाफ रो रहे थे। और जिसपे रियासत ने ये फैसला किया कि अब हमने हर करप्ट नाज़िर के खिलाफ क्रैकडाउन करना है, तो डॉलर्स किसके घर से बरामद हो रहे हैं? इन्होंने तो खैर इस बहस को छोड़ देना, उन्होंने तो तबाही फेर दी ना। अगर कुछ भी यावर साहब बात सुनिए माजरत के साथ, हमें होता है कौन जाके डिप्लोमेटिक टाइज हमारे पूरी दुनिया के साथ बेहतर बनाता है, तो ये हमारे में इतनी काबिलियत क्यों नहीं है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अपने जात के अंदर से निकलते नहीं हैं। इलेक्शन में हमारी तकरीरें कुछ और होती हैं, जब हम इलेक्शन जीत कर आ जाते हैं हमारी प्रायोरिटीज भी और होती हैं, तब हमें ये याद ही नहीं रहता कि हम किस अवाम के वोट से इस गवर्नमेंट में आए हैं
तब हम देखते भी कहीं और हैं, हम झुकते भी कहीं और हैं, और हम ठीक है, भी किसी और की हैं। इंटरेस्टिंग सजेशन यावर साहब के आज तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए और फिर जो है वो कोई चार्टर तैयार करे, कोई प्लानिंग करे, कोई स्ट्रेटेजी बनाए। बट जब मिल बैठने की बात होती है तो वो तो तभी बैठते हैं जब उनके अपना जो है वो जाती मफाद हो, कौमी मफादात पे। आज तक आपने किसी को बैठते हुए देखा है? जब आप पीटीआई में थे तब भी कोई नहीं बैठा था। नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, तो यही तो कह रहा हूँ कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है इन ये रिसेंट ईयर्स कि आप लोग बैठना दूसरे के साथ बात करने में तैयार नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें इतनी बढ़ गई हैं। क्यों रियासत देखें, पीटीआई के गवर्नमेंट में अच्छे काम हुए, बुरे काम हुए, मैं उसको एक तरफ रखता हूँ। सबसे बड़ी जो ज्यादती हुई वो ये हुई कि आप रियासत से टकरा गए। उसका फायदा आप देखें कि आपको पूरी दुनिया में ग्लोबली आपका इमेज, ठीक है, एक ही आपकी चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, इस्टेब्लिश पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ही इस वक्त तक पाकिस्तान की हकीकी जामन है। आप उनको जब इस हद तक मिलाइन कर देंगे कि आप सड़कों पे आके जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, जब आपका इमेज बाहर ये जाएगा, कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर है, कौन सा ऐसा मुल्क है जो फिर आपके साथ कोई भी। चलें, ठीक है यावर साहब, टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, फलक साहब की जानिब बढ़ते हैं। फलक साहब कुछ फरमा रहे थे आप जब यावर साहब कह रहे थे? जी, मैं ये बता रहा था, यावर भाई ने जो बात की है, पहले तो उसको मैं पीटीआई का नहीं मानता क्योंकि वो बार बार टैग हटा रहा है, लेकिन जो भी हकीकत तो चुप नहीं सकती। बात ये है कि जो जितने ये लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के शादी मरी के घर पे डाका पड़ा, वो छापा पड़ गया, इतने अरब डॉलर निकले, फलाना के घर में वो कुल्फी वाला हुई, ये सारे डॉलर गए कहाँ? चेक बैंक में जमा हो गए, नेट में जमा हो गए। ये तो जितने डॉलर सोशल मीडिया पे बता रहे थे, और ये पीटीआई, ये तो अभी पीटीआई से चला गया और भाई, लेकिन ये तो पीटीआई का वतेरा है कि ये ब्लेम्स पे ब्लेम लगा रहे, फेक गेम के लिए सोशल मीडिया का गेम खेल रहे। मुझे सिर्फ ये बात आप भी जवाब दे, यावर भाई भी दे दे और ये शाहिद साहब भी दे दे कि ये जितने डॉलर पीपल्स पार्टी से पिछले एक हफ्ते में सोशल मीडिया पे बरामद हुए, ये कहाँ गए? ये स्टेट बैंक में चले गए, नेब के पास जमा गए। और अल्लाह के बंदो, आप तो खुश होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के कर्ज इतने डॉलर निकल आए कि पाकिस्तान का कर्जा 3 मरतबा अगर आप खत्म करें तो हमें IMF से आप जान छोड़ा सकते हैं। तो वो पैसे निकालो ना, जो शाहजहां मरी के घर से पकड़े गए, जो पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों के घरों से पकड़े गए, तो वो पैसा कहाँ गया? मुझे इसका जवाब दे कि नहीं। बस मैंने सोशल मीडिया पर चले, आपको यही सवाल मैं शाहिद साहब की तरफ रख देती हूँ। शाहिद साहब, ये तो पॉजिटिव चीज इन्होंने बताई है। मैं बता रहा हूँ ना कि जितना पैसा टीवी पे कोई बता रहा है या जिसने भी पकड़े, तो वो पैसा कहाँ गया? चलो, शाहिद साहब की तरफ मैं इसीलिए बढ़ी थी ताकि आपको बता सकें कि खबर और सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ में क्या फर्क है। फलक साहब, मुझे एक मिनट दे दे। यहाँ तक पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के मजदूर के लिए, पाकिस्तान के किसान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए जितने इकदाम हुए और जितने पॉलिसी आज तक चली है, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। चाहे वो एटमी शक्ल में हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की शक्ल में हो, मजदूर की उजरत बढ़ाने की हो, किसान को फैसिलिटेट करने की में हो, किसान को फ्री पानी देने की शक्ल में हो, ये सारी पॉलिसी पीपल्स पार्टी के। वो अवाम की नुमाइंदा पाल जुमाते, मुल्क वहां तबाह हो जाते हैं जहां पर आप इमरान खान जैसे लोग या दूसरी छोटी छोटी पार्टियां या अभी जो टोले बने हुए, ये लोग आप 70-80 बंदों के टोले ले आते तो सियासी जुमातों के हाथ बन जाते हैं। आप उसको सियासी ब्लैकमेल करते, पार्लियामेंट के अंदर ब्लैकमेलिंग होती है तो सियासी जुमातें फिर नहीं चलती। यहाँ जब तक आप सियासत से ये ट्रूप्स, ये जो कभी पीपल्स पार्टी के साथ भी आते हैं, हम इनकार नहीं करते, कभी मुस्लिम लीग में भी होते हैं, कभी पीटीआई में होते हैं, कभी इस्तिक़लाल पाकिस्तान की शक्ल में होते हैं, कभी इस्तिक़लाल पाकिस्तान की शक्ल में होते हैं, जब तक ये ट्रूप्स आप खत्म नहीं करते। और ये ट्रूप्स है कौन, ये आप भी जानते हैं। ये किसने खत्म करना है फलक साहब, किसने खत्म करना है? ये ट्रूप इसको सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट करती है,
पीपल्स पार्टी तो वादे तौर पर ये तो एस्टेब्लिशमेंट के आज मुझे फोन किया उस ट्रूप से बंदा हूँ कि आज आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करें, तो बस मैं बगैर किसी छू चढ़ा के नवाज शरीफ के पास चलूंगा, शाहिद साहब को करे उसके पास चले जाऊंगा। ठीक है शाहिद साहब, इमरान खान के पास भी ये ट्रूप्स थे ना, इमरान खान के पास तो अपनी मैंडेट नहीं थी, यही ट्रूप्स थे, इसी ट्रूप्स के जरिए ले आए, तो हम क्या करें। शाहिद साहब बात समझ में आ रही है आपको? कोई पीपल्स पार्टी ने जो एहसानात किए हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की गरीब आवाम पर, और लास्ट में जो जुमला फरक साहब ने इस्तेमाल किया, तो आपकी समझ में किस तरीके से ये बात आई है? जी देखिए, पाकिस्तान की सियासत का एक अलमिया ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान बनने के बाद जो लोग बरसरे इक़्तिदार आए वो लोग थे जो अंग्रेजों के साथ अपनी वफादारियां निभाते हुए उनको जागीरें मिली। फिर उसके बाद अयूब खान का दौर आया तो यही लोग अयूब खान के साथ जाके बैठ गए। फिर ज़िया-उल हक का दौर आया तो यही लोग ज़िया-उल हक के साथ जाके बैठ गए। यही मुशर्रफ की टीम थी और यही आज की टीम है। तो पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे जो कल्चर है वो यही है, यही कोई तकरीबन 200 के लगभग लोग हैं, उनके खानदान है, अब उनके पोते आगे, उनके बाप दादा सब यही काम करते आ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत उस वक्त तक चेंज नहीं हो सकती जब तक आम आदमी इस पार्लियामेंट में नहीं आएगा। आम आदमी इसलिए नहीं आ सकता, एक तो ये है कि वो यहाँ पे जो सिस्टम है इलेक्शन का वो इतना महंगा हो गया है कि हम जैसे लोग तो सियासत का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के करोड़ों अरबों का खर्च होता है। तो आपके मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती जब तक एस्टेब्लिशमेंट इन मोरों से अपना हाथ नहीं उठाएगी। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को मैनिपुलेट नहीं करेगी और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब तक नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कोई चेंज नहीं आ सकती। शाहिद साहब आखिरी सवाल आपसे, इलेक्शन कब तक होते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे इलेक्शन तो मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरा जो लोगों से रास्ते और सलक है वहाँ, मैं समझता हूँ कि कोशिश तो ये है कि इसको लंबा खींचा जाए। कि जिस तरह की निगरान काबीना बनाई गई है और जिस तरह के वो ऐलानात करते हैं, काकड़ साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, साफी रहे हैं हमारे साथ, हम उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनकी उस दिन की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें उन्होंने प्लान कर रहे थे कि लॉन्ग प्लान, तो जो निगरान हुकूमत भी है लॉन्ग प्लान पे तो नहीं चलती, तो वो तो आती है इलेक्शन करवा के और वापस चली जाती है। इनके जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जाते हुए आइन साजी करके, कानून साजी करके इनको अख्तियारात दे के गए, तो वो अख्तियारात इनके गले पड़ेंगे। चरण ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका, फलक साहब आपका और या राजा यावर साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। जी नाज़रीन, तो आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि अवामी मुतालिबात जो है वो महंगाई के हवाले से और दीगर सेक्टर्स में जो है वो रिलीफ के हवाले से आवाम के मुतालिबात हैं, एहतजाज हो रहे हैं, उस पर क्या कोई कमी आ पाएगी या नहीं, मुतालिबात पूरे हो पाएंगे या नहीं। इसके अलावा नाज़रीन हुकूमती इक़दाम चूँकि हो रहे हैं, कर रहे हैं, काम हो रहा है, बट उसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट ग्राउंड रियलिटी पर नजर नहीं आ रहा। तो ये कैसे इक़दाम है जिनसे गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, लेकिन ये है कि भाई इक़दाम कर रहे हैं, बट इन अच्छे कुछ इक़दाम की जानिब भी हुकूमत बढ़ेगी या नहीं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात की। और इलेक्शन के इंतजामात के हवाले से नाज़रीन इलेक्शन कमीशन तो कह चुका है कि तैयारियां शुरू करें, बट दीगर जो काम है वो अभी भी स्टिल पेंडिंग पर हैं, कुछ मामला अभी भी तय होने हैं, दीगर तैयारियों की जिम्मेदारियां भी कुछ लोगों के सुपर्द करना बाकी है, बट फिर भी जो है वो इलेक्शन की तैयारियां करें। ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना ये है कि क्या इलेक्शन वक्त पर हो पाते हैं, या जैसे कि शाहिद साहब ने कहा कि मुझे तो इंतखाबात ये अभी दूर खींच रहे हैं, अभी तो देखना ये है कि इंतखाबात कब होते हैं। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।